नमस्कार, ईवी गुरु के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राफे और आप प्लग इन इंडिया का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम आपको जरूरी बातें बताते हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एनालिसिस करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानें, उसके फायदे जानें और जो अलग अलग बातें हैं जो शायद कंट्रोवर्शियल भी हो उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हार्दिक स्वागत है, और अगर आप हमारे चैनल पर आज अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो क्यों ना सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसा हम नया वीडियो रिलीज करें वैसा ही तुरंत आप तक पहुंच जाए। आइए इस एपिसोड की टॉपिक की तरफ फिर चलते हैं, जो कि है चाइना। आजकल मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है। कई इंडस्ट्रीज चाइना पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर है और इनमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री भी एक है। वेरिंग लेवल्स से वो निर्भर है। ईवी गुरु के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकलाइजेशन के बारे में। इंडियन ईवी इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन स्टेटस क्या है, और हम ये भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स में से कौन से कंपोनेंट्स लोकलाइज किए जा सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि काफी सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए जा सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस तौर से चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है और यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बेच रही है। हम ये भी देखेंगे कि कई इंडस्ट्रीज चाइना पर निर्भर है और इसमें से ईवी इंडस्ट्री भी एक है, लेकिन ईवी इंडस्ट्री काफी कम निर्भर है दूसरों के बनिस्बत। अंत में हम बात करेंगे एक व्यवहारिक अप्रोच के बारे में, यानी कि प्रैग्मेटिक अप्रोच, जो सही तरीका होगा आगे बढ़ने का। तो आइए बात करते हैं ईवी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। कहां है वो लोकलाइजेशन के स्टेटस में या टर्म्स में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स की बात करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है महिंद्रा इलेक्ट्रिक। महिंद्रा इलेक्ट्रिक का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट अभी रोड्स पे है, जो कि है ई वेरिटो, जो उन्होंने बनाया है ऑलमोस्ट एंटायरली। पूरा उसकी जो इंजीनियरिंग है वो हिंदुस्तान में ही की गई है और इसके लिए उनके काम में आई है रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, जिसको उन्होंने 2010 में परचेज किया था। और यहाँ पर काफी सारी जो चीजें हैं, जैसे उनकी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज है, मोटर कंट्रोलर्स हैं, बीएमएस है, ये सारा वो लोकल कंपनी से ही बनवाते हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक की एक नई ऑफरिंग अभी थोड़े समय में लॉन्च होने वाली है, जो कि है EKUV, और हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है बल्कि कि ये ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज्ड प्रोडक्ट होगा। अगली कंपनी है टाटा मोटर्स, जिन्होंने हाल ही में अपना इलेक्ट्रिक कार का पूरा विजन, एक दृश्य बताया है कि किस तौर से वो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं। और उसमें उनके साथ हैं कई और कंपनीज, जैसे कि टाटा पावर, टाटा ऑटो कंपोनेंट्स, टाटा केमिकल्स और कई और टाटा कंपनीज, जो साथ में जुड़ रहे हैं उनका इलेक्ट्रिक कार विजन अकम्प्लिश करने के लिए, एक ईवी इकोसिस्टम बनाने के लिए। और उन्होंने सबसे पहले गाड़ी लॉन्च की है टाटा नेक्सॉन, और ये एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। हमने इसे देखा है और प्लग इन इंडिया टीम ने इसमें बैठा भी है और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। अगली जो कंपनीज हम आपको बताना चाहेंगे वो है Hyundai और MG मोटर्स। इन दोनों कंपनीज ने भी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स एक लिमिटेड कैपेसिटी में इंडिया में लॉन्च की है, लेकिन ये एक नॉकडाउन CKD किट है जो उन्होंने चाइना या कोरिया से इंपोर्ट किया है। और हमें ऐसा लगता है कि इनका कोई इरादा नहीं है लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने का। ये आज भी पोल्यूशन कार्स बेचना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ अपने एक ब्रांड वैल्यू, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए उन्होंने लॉन्च की है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। यहां पर 3 मेजर कंपनीज है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशंस और हमारी अपनी टाटा मोटर्स। इसमें ओलेक्ट्रा जो है वो एक पार्टनरशिप है एक इंडियन कंपनी के साथ और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर BYD, जो चाइनीज कंपनी है, उसके साथ। अगली कंपनी है PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशंस। ये एक पार्टनरशिप है जो एक हिंदुस्तानी कंपनी और एक चाइना की बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिक बस कंपनी फोटोन के बीच में। अगली कंपनी है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स ने एक हाल ही में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसे अवार्ड हुआ है, जो कि 300 बसेस का है, जो अहमदाबाद जनमार्ग लिमिटेड के लिए है। हमें मालूम पड़ा है कि इन तीनों इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स ने
काफी हद तक के भारी लोकलाइजेशन किया है। और ये इसलिए है क्योंकि इन्हें फेम टू सब्सिडी चाहिए थी, और फेम टू सब्सिडी आपको तभी मिलती है जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को लोकलाइज कर सकते हैं। बात करते हैं हम सबसे बड़े सेक्टर की, जो कि ई रिक्शास का सेक्टर है। ये एक बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसमें कई प्लेयर्स, कई कंपनीज फंक्शन करती हैं। बदकिस्मती से इसमें से ज्यादा जो कंपोनेंट्स है वो चाइना से ही आ रही है। इसमें पूरी की पूरी बॉडी का मतलब होता है शॉक अब्जॉर्बर्स, व्हील, सस्पेंशन और सारी मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये सारा एक किट है जो चाइना से मंगाया जाता है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा। अब जब ये इस बॉडी को हम कंसिडर करें तो जो बॉडीज चाइना से मंगाई जाती है उनका व्हील बेस थोड़ा नैरो होता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी कम होती है। ये दोनों चीजें इंडियन रोड कंडीशंस के लिए सही नहीं है, लेकिन तो भी ये कंपनीज निर्भर है चाइना पे, और जो चाइना में बनता है वो माल उन लोग मंगा लेते हैं। दूसरी चीज है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आती है आपकी लाइट्स, वायरिंग हार्नेस और कई सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज और चीजें। ये सब भी चाइना से ही मंगाई जाती है। फिर आती है मोटर 100% चाइना से मंगाई जाती है। और आखिर में आती है आपकी लेड एसिड बैटरी। ये एकमात्र चीज है जो हिंदुस्तान में बनती है और उन लोग उसे यूज करते हैं। तो आइए अब हमारी दृष्टि बड़े प्लेयर्स की तरफ ले चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा मार्केट में इंडिया में हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं काइनेटिक ग्रीन, इसमें आते हैं एक्साइड, महिंद्रा और थुकराल जैसे बड़ी कंपनीज। इनकी कुछ खासियत है। सबसे पहले इनके पास ऑलरेडी एक पैन इंडिया नेटवर्क है जिसमें ये अपने सर्विस सेंटर सेटअप कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक रिक्शास को सर्विस कर सकते हैं अच्छी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। दूसरी चीज ये है कि सिवाय मोटर की बाकी सारे कंपोनेंट्स ये ऑलरेडी लोकलाइज कर चुके हैं काफी हद तक। तीसरी बात ये है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एक हेविली लोकलाइज्ड प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं, तो स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है, सामान मंगाना कस्टमर को तकलीफ कम होगा। हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा जो ई रिक्शा मार्केट है इसमें काफी सारा कंसोलिडेशन हो सकता है, और ऑलरेडी ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इन्होंने 90% तो पार्ट्स लोकलाइज कर ही चुके हैं। अब जब सेकंड थर्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स भी किक इन हो जाएंगे और थर्ड पार्टी स्पेयर्स भी अवेलेबल हो जाएगी तो इंडियन इलेक्ट्रिक रिक्शा मार्केट काफी वाइब्रेंट हो जाएगी। और खास करके जब जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि बजाज है, टीवीएस है वगैरह, ये जब ज्वाइन करेंगे तो ये मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंडियनाइज हो जाएगी, लोकलाइज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक ऑटो का जो मार्केट है हिंदुस्तान में वो आज भी कुछ एक छोटा मार्केट है। इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक महिंद्रा इलेक्ट्रिक की ट्रियो है जिसने हाल ही में लिथियम आयन ई रिक्शा लॉन्च की है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और महिंद्रा इलेक्ट्रिक की ट्रियो टीम ने काफी मेहनत की है इसको लोकलाइज करने के लिए, ज्यादातर कंपोनेंट्स इंडिया में बने इसलिए। हम ये भी जानते हैं कि बजाज एक ई ऑटो लॉन्च करने वाली है कुछ ही महीनों में, और ये भी एक लार्जली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में एक बहुत ही बड़ी कंपोनेंट होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती ही नहीं है, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट, ईवीएसई, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर। ये चार्जर के अंदर काफी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बनाए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट एंटायरली ये चार्जर्स इंडिया में ऑलरेडी असेंबल हो सकते हैं। एसी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में हमने इंडस्ट्री के इनसाइडर्स को पूछा और उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल पॉसिबल है पूरा के पूरा चार्जर इंडिया में बनना। सिर्फ जो डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करना अभी भी जरूरी है। तो ये एक ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड और पॉसिबली लोकलाइज्ड मार्केट है। अब हम अगर देखें कि कौन प्लेयर्स हैं इन मार्केट में, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि डेल्टा जो कि एक ताइवानीज कंपनी है, और सीमेंस या ईओ जो कि यूके से चार्जर्स इंपोर्ट करती हैं। अब अगर हम इंडियन प्लेयर्स की तरफ देखें, जो बड़े प्लेयर्स हैं, मैक्सटेक है, एक्सीकॉम है, वन प्लग है, ब्राइट ब्लू है, ये अपना पूरा के पूरा चार्जर इंडिया में ही डिजाइन करके असेंबल करती हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे बड़ी सेगमेंट की, जो कि है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेगमेंट इंडिया के लिए। 2015-16 में जब नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जा रहे थे मार्केट में, तो वो ऑलमोस्ट पूरी तरह एक चाइना से कंप्लीटली नॉकडाउन किट यानी कि CKD किट्स मंगाए जा रहे थे और इंडियन मार्केट में बेचे जा रहे थे। आज की तारीख में ये परिस्थिति बहुत ही सुधर चुकी है। कंपनीज काफी हद तक के लोकलाइज कर चुकी हैं और लोकलाइजेशन के बेनिफिट्स भी जान रही है कि इसमें इनको इकोनॉमी होती है, इसमें पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं।
और एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, जैसे कि फेम 2 पॉलिसी इन मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज़ करें, और ये लोकलाइजेशन का असर हमें हमारे प्रोडक्ट्स में मिल रहा है। जो बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और एम्पियर, इन्होंने भी 50 से 60% अपने ऑपरेशंस को लोकलाइज कर लिया है। खास करके उनकी जो फेम 2 कंप्लायंट स्कूटर्स हैं उन्हें एथर एनर्जी, टॉर्क और अल्ट्रावायलेट जैसी कंपनीज ने भी काफी हद तक के लोकलाइजेशन कर लिया है, और उनकी जो प्रोसेसेस हैं उन्हें वर्टिकली इंटीग्रेट कर चुके हैं लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स के साथ। जो छोटी स्टार्टअप्स हैं जो काफी प्रोग्रेसिव हैं जैसे कि प्योर ईवी, एनडीएस इको और बैटरे, उन्होंने तो 80% लोकलाइजेशन प्लान कर चुका है 2020 के अंत तक के। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो लार्ज स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं ये काफ़ी एफर्ट डालती हैं अपनी स्कूटर्स को लोकलाइज करने के लिए, खास करके जो उनका फेम 2 सब्सिडी वेरिएंट है उसमें। लेकिन जो उनकी लो स्पीड वेरिएंट्स है जो कि फेम 2 में नहीं आती है, उन्हें ये लोकलाइज करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक अपनी फोटोन स्कूटर बेचती है इंडिया में बनी ट्रॉनटेक बैटरीज के साथ, लेकिन जो डैश है हीरो की वो एक लो स्पीड स्कूटर है और इसमें गोक्शान नामक एक चाइनीज कंपनी की बैटरी वो डाल रहे हैं। हम ये जानते हैं कि काफ़ी सारी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि लो स्पीड स्कूटर्स ही बेचते हैं, और ये लोकलाइजेशन के लिए ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए, एनकरेज किया जाए, खास करके जब फेम 3 पॉलिसी आए तो हम चाहते हैं कि इसमें लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए भी इंसेंटिवाइजेशन हो, ताकि ये स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स भी इंडियनाइज करके मैन्युफैक्चर कर सकें। ओवरऑल हम प्लग इन इंडिया पे बहुत ही खुश है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये दिशा सही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन ये कहकर हम ये भी कहना चाहेंगे कि काफ़ी काम अभी करना बाकी है, और ये काम कंपनीज कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि 90% तक लोकलाइजेशन हो जाएगा और हम एक 90% लोकलाइज इलेक्ट्रिक स्कूटर पाएंगे साल के अंत तक। तो दोस्तों, क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और चीन से बच सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है भारत में? एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उदाहरण ले लेते हैं और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन से कंपोनेंट्स और पार्ट्स उपयोग होता है। ये है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसमें होती है बैटरी और बीएमएस जो कि है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ लगती है एक मोटर जो आपके टायर्स को मूव करती है ताकि स्कूटर आगे पीछे हो सके। फिर इन दोनों के बीच होता है कंट्रोलर जो कि बैटरी से पावर मोटर तक पहुंचाता है और मोटर से रीजनरेटिव पावर बैटरी तक। फिर होते हैं कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डीसी कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक चार्जर, कनेक्टर्स, ऑनबोर्ड चार्जर, एलईडी लाइट्स वगैरह, और कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स जैसे चैसी, फ्रेम, बॉडी पैनल, प्लास्टिक मोल्ड, टायर, रिम। और अंत में आता है सॉफ्टवेयर जो कि इन सारी सिस्टम्स को चलाता है। कंट्रोलर सॉफ्टवेयर, बीएमएस एल्गोरिथम, सर्वर सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन के उन एप्स। अब आप जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। चलिए अब हमारी स्कूटर बनाते हैं। आइए ये देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स में से इंडिया में कौन से कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है आपका बैटरी पैक। कई स्कूटर कंपनीज अपना लिथियम आयन बैटरी पैक इंडिया में ही असेंबल करती है। इन कंपनीज का हिंदुस्तान की मार्केट में काफी अच्छा प्रेजेंस है। सबसे पहले है ट्रॉनटेक जो एनसीआर में बेस्ड है। इनके बैटरी पैक्स कई ओईएम्स इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है ओकाया जो एक बहुत ही बड़ा बैटरी पैक मेकर है जिसका इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। फिर है प्योर ईवी जो कि काफ़ी R&D कर रहा है बैटरीज पर, थर्मल मैनेजमेंट पर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर, और ये अपने खुद के बैटरी पैक अपने खुद के व्हीकल्स के लिए बनाते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारे चार्जर्स। हिंदुस्तान में कई कंपनीज हैं जो अपने खुद के चार्जर्स बनाती है, लेकिन 2016-17 का जो समय था उस समय कंपनीज काफी कॉम्पिटिटिव फाइंड करती थी चाइना से चार्जर्स इंपोर्ट करना। अब ये बात नहीं रही है। उदाहरण के तौर पे न्यूटेक एक कंपनी है जो पूना में बेस्ड है और कई इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स को ये चार्जर्स सप्लाई कर रही है। एक और कंपनी है प्योर ईवी जो हैदराबाद में बेस्ड है और ये भी अपने चार्जर्स खुद ही बनाते हैं। हमारा अगला कंपोनेंट है कंट्रोलर यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर का दिमाग।
कई सारी कंपनीज इस दिमाग को या कंट्रोलर को पूरी तरह से चाइना में आउटसोर्स कर देती थी। डम कंट्रोलर्स ले आते थे चाइना से, जिसके अंदर जो स्टॉक एल्गोरिथम्स है वही चलती थी। लेकिन काफी जो प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने इन एल्गोरिथम्स को अपना खुद का बनाना शुरू किया और कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर भी बनाना, लॉजिक बनाना शुरू किया। अब इन्हें सिर्फ एक ही स्टेप था कि कंट्रोलर का जो बोर्ड है पीसीबी, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्हें चाइना की तरफ आउटसोर्स करना पड़ा था। लेकिन ये भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ही बने। हम ऐसी थोड़ी ओईएम्स को जानते हैं जो इन कंट्रोलर्स को भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे कि चैसी, टायर, रिम, वायर हार्नेस वगैरह। कई इंडियन कंपनीज इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये पार्ट्स लोकली अवेलेबल हैं और इसी वजह से इस पार्ट ऑफ द स्कूटर को आप लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब बात आती है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में तो इंडिया माहिर है। इंडियन आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं, तो क्यों ना वो इंडिया की स्कूटर में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें। और हम जानते हैं कि कई स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स काफी सारा R&D कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो ये पार्ट भी आप जरूर लोकलाइज कर सकेंगे। तो अब आपको पता लग गया कि कौन से कंपोनेंट्स आप इंडिया में ही सोर्स कर सकते हैं। आइए अब वो कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इनमें भी है बैटरी सेल्स, मोटर्स, एलईडी लाइट्स और प्लास्टिक मोल्ड्स। सबसे पहले बैटरी सेल्स के बारे में जानते हैं। तो आज की तारीख में 2020 में हिंदुस्तान में लिथियम सेल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसे काफी सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो नॉन चाइना कंपनीज हैं जो ये सेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसा कि टेस्ला की गीगा फैक्ट्री। दूसरे हैं पैनासोनिक और सैमसंग, जो कि जापानीज और कोरियन सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं। आने वाले सालों में हम ये उम्मीद रखते हैं कि कई सारी कंपनीज हिंदुस्तान में ही लिथियम सेल्स बनाएगी, जैसा कि टाटा केमिकल और सुजुकी। अगला कंपोनेंट है मोटर। मोटर एक काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और सिर्फ चाइना के पास वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि वो सस्ते दाम में अच्छे क्वालिटी की मोटर बना पाए। लेकिन हम कई इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप्स को जानते हैं जो जल्द ही एक ऐसी स्कूटर बनाएंगे जिसके अंदर मेड इन इंडिया मोटर लगी होगी। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि चाइनीज कंपनीज इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर रही है और यहीं असेंबली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो क्या ये एक अच्छी बात है? हमें पता है कि कई कंपनीज जैसे कि जेमोपाई, बेनलिंग, एमजी मोटर्स, ग्रेट वॉल मोटर्स, ये सारी कंपनीज इंडिया में बेस सेटअप कर रही हैं। तो क्या इसमें कोई अच्छी बात है? वेल, सबसे पहले तो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में जनरेट कर रही है, इंडियंस को जॉब्स दिए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी एक ये बात है कि इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करके इंडियन सिटीज में पोल्यूशन कम होगा, हमारे पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट बिल्स कम हो जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब तीसरी बात जो ये आती है, जो जरा फिक्र करने लायक है, कि क्या ये अपने प्रॉफिट्स को फिर से चाइना ले जाएंगे? तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर के नाम पे फैक्ट्री तो लगा रही हैं, लेकिन ये पोल्यूशन प्रोडक्ट्स, पोल्यूशन कार्स भी बेच रही हैं, जैसे कि एमजी मोटर्स हैं। तो क्या इन्हें अलाउ किया जाना चाहिए पोल्यूशन प्रोडक्ट्स बेचने का? ये आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जरूर कमेंट्स में लिखिए, हमें बताइए आप क्या सोचते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि इंडिया की दूसरी सब इंडस्ट्रीज चाइना पर कितनी निर्भर है। ये नहीं कि सिर्फ ईवी इंडस्ट्री चाइना पर निर्भर है, बल्कि आपको ये पता लगेगा कि दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे आइस इंडस्ट्रीज, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम पोल्यूशन व्हीकल्स कहते हैं, वो कितनी हद तक चाइना पर निर्भर है। इंडिया की पोल्यूशन व्हीकल इंडस्ट्री भी काफी हद तक चाइना पर निर्भर है। वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट ही नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए एक लिंक जो बताती है कि मारुति सुजुकी, बजाज किस तौर से रेजिस्ट कर रहे हैं बायकॉट चाइना मूवमेंट को। यहाँ पर वो कहते हैं कि कई पार्ट्स जरूरी हैं उनकी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए और इसके बिना वो काम ही नहीं कर सकते। दूसरी एक लिंक ये है जो जहाँ पर आपको ये पता लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 21% का इंपोर्ट होता है। ये आज तक के सबसे ज्यादा इंपोर्ट है और ये भी एक चौंका देने वाली बात है। आगे चल के दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो जिस तौर से सोलर पैनल्स में अडानी नंबर 1 है,
वो कह रहे हैं कि 3 से 5 साल में उनकी डिपेंडेंसी चाइना से हट जाएगी। वो अब तक के चाइना पर 16 सेल्स के लिए निर्भर थे। रियलमी एक चाइना की कंपनी है और यहाँ पर वो इंडिया में मोबाइल फ़ोन असेंबल करने का प्लांट लगा चुके हैं। इन्होंने अब तक 60% लोकलाइजेशन कर लिया है, लेकिन बाकी का 40% वो अब भी चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए एक नई इंडस्ट्री देखते हैं, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ पर चाइना के ऊपर कितना भारी डिपेंडेंस है। ये है 65%। इंडिया की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है API, इसका रिक्वायरमेंट चाइना से ही 65% पूरा किया जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, ईवी इंडस्ट्री काफी आगे है, यानी कि अहेड ऑफ द कर्व, अहेड ऑफ द गेम दूसरे इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। और लोकलाइजेशन के मामले में खास करके ईवी इंडस्ट्री काफी अच्छा R&D कर रही है। जहां पर जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सोलर पैनल्स हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मोबाइल फोन्स हो, ये इंडस्ट्रीज पीछे रह गई हैं। और हमने आपको हमारी लिंक्स के जरिए ये भी बताया कि पोल्यूशन व्हीकल इंडस्ट्री भी चाइना पर निर्भर है। और अगर आप एक आइस व्हीकल खरीदते हैं तो भी आप चाइना अपना पैसा भेज रहे हैं, कि सारी इंडस्ट्रीज चाइना पर कुछ न कुछ तरह से निर्भर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री काफी स्ट्राइड्स ले रही है, काफी आगे बढ़ रही है इस निर्भरता को हटाने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए। दोस्तों, हम ये क्यों कह रहे हैं कि चाइना के गुड्स नहीं खरीदने हैं? लेकिन हम देखते हैं कि जब हम चाइनीज गुड्स खरीदते हैं तो ये सारा पैसा चाइना की CCP को जाता है, जो कि अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और काइंड ऑफ एग्रेसिव टू इंडिया पॉलिसीज को प्रमोट करता है। नहीं तो अगर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जिस तौर से दुनिया के अंदर हजारों जंग छेड़ चुका है, वहां पर अपने रिजीम चेंज के लिए वो जंग कर रहा है, तो क्या हम US को भी बैन कर दें? क्या हम ऐसा सोचें कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी आने वाले सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे? तो हमें ये लकीर कहाँ खींचनी है, ये लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी है? दोस्तों, हम सोनम वांगचुक की स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हैं कि हमें चाइना का जवाब वॉलेट से देना है, बुलेट से नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच लें, एक ज्यादा व्यवहारिक हम इससे अप्रोच लें। हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हमें चाइना से ट्रेड बैन करना है, ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमें एंटी चाइना कुछ नहीं कहना, हम ये कहते हैं लेट्स बी प्रो इंडिया। वाई डोंट वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग? हम क्यों ना हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाएं और धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट इंडिया में बनाते जाएं और अपने आप को आत्मनिर्भर कर दें और इस इक्वल प्लेइंग फील्ड पर दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करें उन चीजों के लिए जो थोड़ी कुछ नंबर में होगी, जिनकी हमें जरूरत है। दोस्तों, प्लग इन इंडिया का ईवी गुरु का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? इसमें हमने फोकस किया था कि सामाजिक लाभ क्या होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और आपको इस विषय में कैसा लगा ये एपिसोड? क्या हम आपकी सोच बदल पाए हैं? क्या आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर पाए हैं किसी और की सोच बदलने के लिए? हमें जरूर बताएं कमेंट्स में, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ के।